Hey everyone, let's discuss some most important quant questions for CAT 2020. But before that, subscribe the channel for all MBA updates and press bell icon to receive important videos. So let's see this question. The question says the probability data randomly chosen positive divisor of 10 raised to power 29. So यहाँ पे positive divisor of 10 raised to power 29 की बात हो रही है. ठीक है, तो फैक्टर्स या जो डिवाइजर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो क्या होंगे, एक उनकी फॉर्म होगी. तो अगर 10 रेज़्ड पावर 29 की बात करती हूँ, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे या डिवाइजर्स, मतलब जो भी नंबर इसको डिवाइड कर सकेगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 रेज़्ड पावर x इंटू 5 रेज़्ड पावर y. राइट, इसी फॉर्म का होगा कुछ. राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो x और y की वैल्यूज़ होंगी, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 to 29. राइट, तो देखा जाए तो x है 30 वैल्यूज़ ले सकता है और जो y है उसके पास भी 30 चॉइसेस हैं. 0 to 29 वो कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है. राइट, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो रैंडमली चोजन पॉजिटिव डिविजर ऑफ 10⁻29. तो टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे 10⁻29 के. टोटल डिवाइजर्स की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि x के पास भी 30 चॉइसेस हैं और y के पास भी 30 चॉइसेस हैं. सो वी कैन से 900 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल. नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, रैंडमली चोजन डिवाइजर ऑफ दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10⁻23. सो ये तो हमारे टोटल केसेस हो गए हैं. प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो टोटल केसेस जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे वो हो गए हैं 900. और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10⁻23 की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 10⁻23 का, वो नंबर्स होंगे 10⁻23 इंटू 2 इंटू 3. यही सब मल्टीपल्स बनेंगे इसके. लेकिन क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी है कि जो हमारा न्यूमरेटर बनेगा प्रोबेबिलिटी में, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए कि वो इसका एक पॉजिटिव डिविज़र होना चाहिए प्लस एक इसका मल्टीपल होना चाहिए. तो जो इसका डिविज़र है उसकी फॉर्म है ये. राइट, और जो 10⁻23 के मल्टीपल्स होंगे, कोई भी मल्टीपल अगर आप लेंगे तो उसकी फॉर्म क्या होगी, 2 रेज़्ड टू पावर a इंटू 5 रेज़्ड टू पावर b इंटू n. अगर मैं मानूँ n यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 से. तो ये सारे हैं मल्टीपल्स 10⁻23 के. बट फेवरेबल आउटकम्स में हम वही मल्टीपल्स लेंगे जो इसके डिविजर्स भी हों. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी कॉमन केसेस की बात करें तो हम ऐसे मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं जिसकी फॉर्म होगी 2 रेज़्ड टू पावर a इंटू 5 रेज़्ड टू पावर b. करेक्ट, सिर्फ यही फॉर्म वाले इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 10⁻23 इसके परफेक्ट डिवाइजर्स होंगे. राइट, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे. नाउ बिकॉज ये 10⁻23 के मल्टीपल हैं, तो वी कैन से a और जो b की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 होगी. राइट, बट क्योंकि इस फॉर्म के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके डिवाइजर्स भी हैं, तो a और b की जितनी भी वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 29 भी होगी. तो यहाँ पे हमारे जो a और b हैं वो 23 से लेकर 29 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. मतलब a के पास है 7 चॉइसेस, b के पास भी है 7 चॉइसेस. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो गई, 49 पॉसिबिलिटीज़. राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें a² बाय b², तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई है, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है 49/900. और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रोबेबिलिटी है a² बाय b². तो इसे इक्वेट कर दो a² बाय b² से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 7 और b की वैल्यू आ जाएगी 30. नाउ b माइनस a की वैल्यू निकालनी है, तो b माइनस a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23. सो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. And this question was asked in
2014 also. So let's see next question. Now this question says a graph may be defined as a set of points connected by lines called edges. तो ग्राफ की क्या डेफिनेशन दे रहा है कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिसे यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे लाइन से और इन लाइंस को हम एजेस बोलेंगे. सही डेफिनेशन है एकदम. एवरी एज कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो इसको एक एज मानेंगे हम जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है. दस ट्राइंगल इज अ ग्राफ विथ 3 एजेस एंड 3 पॉइंट्स. हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 एजेस और 3 पॉइंट्स होते हैं. द डिग्री ऑफ अ पॉइंट इज नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट. सो ये जो पॉइंट है इससे दो एजेस कनेक्टेड हैं, इसकी डिग्री 2 हो गई. सिमिलरली ट्राइंगल के हर पॉइंट की डिग्री होती है 2. नाउ फॉर एग्जाम्पल a triangle is a graph with 3 points of degree 2 each, right? So यहाँ तक क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है ग्राफ, पॉइंट्स एंड एजेस की. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर अ ग्राफ विद 12 पॉइंट्स. सो नाउ वी हैव अ ग्राफ जिसमें है 12 पॉइंट्स, राइट? It is possible to reach any point from any point through a sequence of edges. So यहाँ पे क्या है कि जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस ग्राफ में, तो हर पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं हर दूसरे पॉइंट से, राइट? या तो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं. मान लो ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है. तो अगर ये एक 4 पॉइंट का ग्राफ होता फॉर एग्जांपल, तो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक मैं पहुंच सकती हूँ 3 एजेस से, और ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे पहुंच सकती हूँ सिर्फ 1 एज के थ्रू. तो इसमें सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि हर पॉइंट से हम हर दूसरे पॉइंट्स पे पहुंच सके, राइट? तो ये फुल, मतलब फुल तो नहीं बट एक कनेक्टेड ग्राफ में इसे बोलूँगी. तो ज़रूरी नहीं है कि ये ए और डी कनेक्टेड हो, राइट? ये और डी कनेक्टेड भी हो सकते हैं, कनेक्टेड नहीं भी हो सकते, बट हमारी कंडीशन दोनों में ट्रू और वैलिड रहेगी. The number of edges E in the graph must satisfy the condition. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि E मतलब मिनिमम एजेस कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एजेस कितनी पॉसिबल है. तो मिनिमम एजेस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर 12 पॉइंट्स का ग्राफ है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया 4 पॉइंट्स का ग्राफ मैंने लिया, और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हर पॉइंट आपस में एक दूसरे के थ्रू हम रीच कर सकें हर दूसरे पॉइंट को, राइट? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना पॉसिबल हो आइदर थ्रू 1 एज और थ्रू अ नंबर ऑफ एजेस. सो अगर 4 पॉइंट्स का ग्राफ है तो हम कह सकते हैं मिनिमम एजेस फॉर सेटिस्फाइंग द कंडीशन शुड बी 3, राइट? नंबर ऑफ पॉइंट्स -1. तो मिनिमम तो यही होगा इसमें कि 12 - 1 11. मिनिमम एजेस शुड बी 11. So 11 minimum edges होनी चाहिए. So that's why eliminating B and D options. So now आपको ये देखना है कि maximum edges कितनी होनी चाहिए, वही आपको फाइंड करना है. Either 66 होगा और 65 जो हमें ऑप्शंस में गिवन है, राइट? एंड मैक्सिमम एजेस निकालना बहुत ईजी है. आपको पता है एक एज को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है. तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूँ कि टोटल एजेस कितनी बन सकती हैं यूजिंग 12 पॉइंट्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ 12 पॉइंट्स एंड पिक एनी 2 पॉइंट्स, राइट? 12 C2 एजेस हमारे पास बन सकती हैं. एक एज को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो इसलिए वी हैव 12 पॉइंट्स एंड वी हैव टू पिक 2 पॉइंट्स एक एज बनाने के लिए. सो देयर कैन बी 12 C2 टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल. मैक्सिमम इतनी पॉसिबल है, राइट? तो इसको हम देखते हैं. ये आंसर आ जाएगा 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 66. So maximum edges possible are 66. So that's why A option is correct, right? Let's see next one. So this question says Aditya has a total of 18 red and blue marbles. So ये 18 total marbles हैं आदित्य के पास in 2 bags, right? So he has 2 bags, bag A and bag B. So 18 are the total number of marbles. और इसमें कुछ भी क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि A बैग में कितने मार्बल्स हैं और B बैग में कितने मार्बल्स हैं. Each bag has marbles of both colors.
सो मिक्स्ड कलर के मार्बल्स डाल दिए हैं, ए बैग में भी बी बैग में भी। मान लो यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशन है, एक्स रेड मार्बल्स, वाई ब्लू मार्बल्स, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिया ए रेड मार्बल्स, बी ब्लू मार्बल्स। सो all that we know is x plus y plus a plus b is 18. All that we know is that we have total 18 marbles. A marble is randomly drawn from the first bag followed by another randomly drawn from second bag. So we pick one marble from here, दूसरा marble हमने यहाँ से लिया. Now probability of both being red is 5/16. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है कि दोनों मार्बल्स जो हमने पिक करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/16. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मार्बल्स बीइंग ब्लू, राइट। सो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें इस केस में कि दोनों मार्बल्स जो हमने पिक करे हैं बैग ए एंड बैग बी से वो ब्लू हो, तो क्या बोलूँगी मैं, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी कैन से दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू मार्बल फ्रॉम ए बैग into probability of picking blue marble from B bag as well. ये हमारा आंसर बनेगा. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहाँ पे एंड की बात कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन होगा. बट हमें ये भी नहीं पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लू मार्बल निकालने की ए बैग से, बिकॉज हमें x प्लस वाई जो ए बैग में टोटल मार्बल्स हैं उसका भी आइडिया नहीं है और बी बैग में टोटल मार्बल्स जितने हैं उसका भी आइडिया नहीं है. सो अगर मैं इसको एक्स वाई, एक अप्रोच तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक्स रेड मार्बल्स, वाई ब्लू मार्बल्स, ए रेड मार्बल्स, बी ब्लू मार्बल्स. तो अगर हम इसके थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, probability of picking blue marble from a bag, that will be y upon x plus y into यहाँ पे आ जाएगा b upon a plus b. बट हमें इसकी किसी की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, राइट. तो हम ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये अप्रोच हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो ये अप्रोच तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगी, सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगी हमारे आंसर को. वॉट अप्रोच वी कैन यूज़ इज़, हम प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है 5/16 उसको देखते हैं एंड उसी को एनालाइज करके आंसर निकालेंगे. कि आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक प्रोडक्ट है. डिनोमिनेटर की बात करें तो वो प्रोडक्ट है x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, टोटल मार्बल्स इन बैग ए, राइट, और a प्लस बी है टोटल मार्बल्स इन बैग बी. तो यहाँ पे 5/16 देखो, 16 है डिनोमिनेटर में, तो क्या टोटल मार्बल्स 18 है, ठीक है. तो क्या ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है कि इसकी वैल्यू 16 आए? 18 को ऐसे डिवाइड करना है आपको दो पार्ट्स में, एक तो x प्लस वाई और दूसरा होगा 18 माइनस एक्स प्लस वाई, राइट. और दोनों का प्रोडक्ट होगा कुछ 16 का मल्टीपल या 16 होगा. तो आपको 16 और 16 के मल्टीपल्स देखने हैं कि हम 18 को ऐसे ब्रेक करें कि प्रोडक्ट उसका 16 का मल्टीपल आ जाए, राइट. तो हम देखते हैं कि 16 के मल्टीपल्स हैं क्या क्या. 16 के मल्टीपल्स हैं 16, 32, 48, 64, 80 एंड 96. अब इन मल्टीपल्स को ब्रेक करने की कोशिश करो दो पार्ट्स में कि दोनों पार्ट्स का सम 18 हो, राइट. तो हम ट्राई करते हैं कि 16 को तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि सम 18 आए उन दोनों पार्ट्स का. एंड 32 की भी बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है. तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि 96 की अगर मैं बात करूँ, सो 96 क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ भी पार्ट्स बन रहे हैं, राइट. नहीं है ऐसे. सो दिस इज 16 into 6,
बट दोनों पार्ट्स का सम 18 से एक्सीड कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं दिस इज 16 इंटू 5 और वी कैन से 10 इंटू 8। यहाँ पे ये 80 जो प्रोडक्ट है इसको ये प्रोडक्ट हम अचीव कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 इंटू 8। तो हम एक यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बैग में होंगे 10 बॉल्स, टोटल 10 बॉल्स, और दूसरे बैग में होंगे टोटल 8 बॉल्स। दिस सीम्स टू बी अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट। एंड बाकी मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे किसी और मल्टीपल में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा अगर आप उसे उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आई हैव डिराइव्ड ऑन टू दिस कि फर्स्ट बैग में देयर आर 10 बॉल्स एंड सेकेंड बैग में देयर आर 8 बॉल्स। सो डिनोमिनेटर हमारे पास 80 है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी है 5/16। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है और 16 को मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी कैन से आर प्रोबेबिलिटी इज 25/80। सो डिनोमिनेटर तो हमारे पास प्रॉपर आ रहा है और 25 इज़ अ वेरी ईजी गेस, इसके ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे नहीं, ये हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 5। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग रेड क्या होगी, probability of getting red marble from first bag which is 5/8 into probability of getting red marble from second bag also. So ये हमारे पास इंडिविजुअल probabilities आ गई हैं कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की probability ये है और सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की probability ये है। नाउ इट्स वेरी इजी कि अगर यहाँ से हमें पता ही चल रहा है कि हमारा जो कॉम्पोजिशन आया है यहाँ पे कि फर्स्ट बैग में है रेड 5 रेड बॉल्स मार्बल्स, तो बचे कितने 5 ब्लू मार्बल्स। सिमिलरली हियर अगर रेड मार्बल्स 5 हैं तो यहाँ पे बचेंगे 3 ब्लू मार्बल्स। सो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि क्या हमारी प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मार्बल्स बीइंग ब्लू is going to be 5/10 into 3/8. So this is going to be 15/80, right? And this is 3/16. So C is the correct option here. Now this question, a new flag is to be designed with 6 vertical stripes using some or all of the colors yellow, green, blue and red. So we have 4 choices of color here. Then the number of ways this can be done such that no two adjacent stripes have same color. So only one condition we have. So एक flag हमें paint करना है जिसमें हमें 6 stripes लेनी है and हमारे पास है 4 color choices और सिर्फ इतनी सी condition है कि no two adjacent stripes have same color. So options are also very helpful here. आप देख सकते हैं 12 into 81 काफ़ी helpful है. Now फर्स्ट स्ट्राइप विल हैव हाउ मेनी चॉइसेस, पहली स्ट्राइप के पास 4 चॉइसेस है, इसे आप येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कुछ भी पेंट कर सकते हैं। बट सेकेंड स्ट्राइप के पास सिर्फ 3 चॉइसेस होंगी। मान लो पहली स्ट्राइप पे मैंने येलो किया, सो नाउ दिस हैज ओनली ग्रीन, ब्लू, रेड 3 चॉइसेस, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कलर होगा, मान लो ग्रीन है तो थर्ड स्ट्राइप पे ग्रीन छोड़ के बाकी रिमेनिंग 3 कलर्स आई कैन पेंट। सो यहाँ पे यू कैन सी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव, 4 into 3 into 3 raised to power 4, right? Now we know this is 12 into 81. So this is a very helpful option. ऑप्शन से भी आप कैसेस लगा सकते हैं, right? पहला जो इसमें फैक्टर है हर ऑप्शन में, that is a multiple of 4 and these are multiples of 3 here. So A is the right answer here. Now this question says
the scheduling officer for a local police department is trying to schedule additional patrol units in each of two neighborhoods, southern and northern. She knows that on any given day, probabilities of major crimes and minor crimes being committed in northern neighborhood are these respectively, and that the corresponding probabilities in the southern neighborhood are these. ओके, सो यहाँ पे probabilities दी हैं, मेजर क्राइम्स हैं और माइनर क्राइम्स हैं, ये नदर्न नेबरहुड के लिए probabilities हैं, ये सदर्न नेबरहुड के लिए probabilities हैं. ठीक है, assuming all crimes occur independent of each other and likewise that crime in two neighborhoods are independent of each other. So what is the probability that no crime of either type is committed in either neighborhood on any given day? So यहाँ पे एक बहुत मिस्टेक अगर आप कर सकते हैं तो वो आप ये कर सकते हैं कि आप आंसर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो ऐसे निकालेंगे कि नो मेजर क्राइम इन नदर्न, राइट. सो मैं इसे MS और यहाँ पे नेगेट यूज़ करती हूँ इनटू नो, सो इसे MAS यूज़ करती हूँ, इसे MI, नो माइनर क्राइम इन सदर्न, और यहाँ पे आप प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं. प्लस में आप करेंगे कि नो मेजर क्राइम्स इन सदर्न नेबरहुड, इन नदर्न नेबरहुड एंड नो माइनर क्राइम्स इन नदर्न नेबरहुड, और ये आप प्लस करके आंसर निकाल देंगे. एंड ऑब्वियसली ये आप जो नेगेट वाली प्रॉबिलिटीज़ हैं वो 1 माइनस करके इन प्रॉबिलिटीज़ से निकाल सकते हैं. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो सारे इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड probability that no crime is committed in either neighborhood. So इसमें and की बात हो रही है, राइट. and की बात इसलिए हो रही है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, राइट. ये नेगेट्स भी ट्रू होने चाहिए और यहाँ पे आएगा and. सो जहाँ पे and आएगा वहाँ पे हम मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे. सो इसका आंसर हो जाएगा, सो यहाँ पे अगर नदर्न की बात करूँ मैं तो 1 माइनस 0.418 इंटू 1 माइनस 0.162. सो 1 माइनस करके आपको इन सारी प्रॉबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है. सो आई हैड सॉल्व दिस एंड क्लोजेस्ट ऑप्शन आई थिंक ये आ रहा है एंड दिस इज़ द राइट आंसर. सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर, जस्ट एंड आएगा यहाँ पे और नहीं आएगा. एंड इसलिए भी आएगा बिकॉज चारों इवेंट्स ये ट्रू होने चाहिए और वही हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉग. सो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज समेशन ऑफ 1 अपॉन log I 100 फैक्टोरियल और यहाँ पे I गोज फ्रॉम 2 to 100. सो सबसे पहला चेंज कर लो कि यहाँ पे log एक डिनोमिनेटर में है. ऐसे क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज log को न्यूमरेटर में ले आओ. सो ऑब्वियसली 100 फैक्टोरियल बेस हो जाएगा और I हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड I गोज फ्रॉम 2 to 100 एंड दिस इज समेशन which means log to the base 100 factorial 2 plus log to the base 100 factorial 3 up to log to the base 100 factorial 100. इन सारी टर्म्स को हमें ऐड करना है एंड बिकॉज ये लॉग्स के टर्म है और बीच में प्लस साइन है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 2 into 3 सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अप टू 100 एंड this is nothing but this value is equal to 100 factorial and log की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि this value is always 1. very easy question. so first trick यही थी इसमें कि you have to convert and swap the base, denominator से numerator मिला के, then this was a very easy question. Now the domain of the function is
सो इस फंक्शन की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये इतना पार्ट जो एक्सप्रेशन है ये एक लॉग के अंदर है, तो डोमेन कुछ नहीं होती है, डोमेन बस ये है कि x की वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए, राइट। x कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो log to the base 7 के अंदर का एक्सप्रेशन है, this should be positive, right? Positive means this should be greater than 0, right? अब दोनों साइड क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा log to the base 5 and this expression this should be greater than c raised to power 0 और I can say 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यस। फिर से एंटी लॉग लेंगे, सो वी हैव 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 95, दिस शुड बी ग्रेटर देन 5, राइट। नाउ ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इक्वेशन जो है 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96 ग्रेटर देन 0। नाउ एक्स स्क्वायर का अगर हमें साइन चेंज करना है या इस पूरी इक्वेशन के टर्म्स का साइन चेंज करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये होना चाहिए लेस देन 0। नाउ लेट्स फैक्टर दिस, सो फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। सो फैक्टर करने के बाद हमें मिलेगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 12 लेस देन 0 एंड वी कैन से कि x की जो डोमेन है वो होनी चाहिए 8 to 12। x सिर्फ वही वैल्यूज ले सकता है जो 8 से 12 के बीच में है एंड ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग 8 एंड 12, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। सो बी इज आर राइट आंसर हियर। नाउ लेट्स सी दिस वन, अ सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स। सो अगर एक हमारे पास सिस्टर्न है या टैंक बोल लें तो उसको फिलिंग के लिए लगते हैं 5 आवर्स। However, it takes 6 hours when there is leak in its bottom. With leak अगर हम बात करें, so for filling it with leak it takes 6 hours. If the cistern is full, in what time shall the leak empty it? Now we have full tank, तो हमें निकालना है कि ये empty कितने hours में होगा। So in this question हमेशा आप याद रखो कि like अगर वाटर आ रहा है, इफ़ इट इज़ फिलिंग द टैंक, तो मतलब कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है। इफ़ देर इज़ अ लीक, अगर पानी बाहर जा रहा है तो मतलब नेगेटिव वाटर फ्लो, राइट। तो इसे प्लस और माइनस के टर्म्स में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास पूरा भरा हुआ सिस्टर्न है, पूरा भरा हुआ टैंक है, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि ये एक्स आवर्स में पूरा एम्प्टी हो जाएगा। अगर कोई भी पानी नहीं भर रहा है तो जस्ट ये फुल है टैंक और एम्प्टी करना है, तो एक्स आवर्स लगेंगे इसे। तो इस एक्स आवर्स में क्या हो रहा है, ये कितना पानी खाली करेगा 1 आवर में। 1 आवर में मैं कह सकती हूँ कि 1/x कैपेसिटी खाली कर देगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 आवर में कितनी फिलिंग होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि 1/5 कैपेसिटी, राइट। एंड 1 आवर में कितनी फिलिंग होगी विद लीक। सो अब लीक है और फिल भी हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सम वाटर इज इनकमिंग एंड सम लीक इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो 1 घंटे में पानी कितना भरेगा 1/5, और 1 घंटे में लीक कितना हो रहा है पानी 1/x। तो टोटल इन 1 आवर इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 1/5 माइनस 1/x पानी ही इफेक्टिवली सिस्टर्न में भर पा रहा है। और यहाँ पे हमें पता है कि 1 आवर में 1/6 कैपेसिटी फिल हो जाएगी, बिकॉज टोटल टाइम इट टेक्स ओनली 6 आवर्स टू गेट फिल्ड अप विद द लीक ऑल्सो। सो यहाँ से हम इस इक्वेशन से 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी ईजी। x इज़ 30 आवर्स,
तो अगर हमें भरा हुआ पूरा सिस्टर्न दिया गया है तो देन इट विल ओनली टेक 30 आवर्स टू गेट एम्प्टी. Now 24 men working 8 hours a day can finish a work in 10 days. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we have 24 men, वो हर दिन 8 आवर काम करते हैं और टोटल 10 days लगते हैं for finishing the work. Now working at a rate 10 hours a day, the number of men required to finish work in 6 days. Now let's suppose X men required हैं and they are working 10 hours each day. Each man is working 10 hours in a day and they took only 6 days. So ऐसे क्वेश्चन को अगर हम वर्क को एक पावर की तरह ट्रीट करें, एक काम कितना हो रहा है कलेक्टिवली फर्स्ट सिचुएशन में, तो हर एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है इन 1 डे, ओके, और हर दिन 24 आदमी काम कर रहे हैं. तो हर दिन कितने यूनिट्स ऑफ वर्क हो रहा है, आई कैन से 24 इंटू 8, और टोटल वर्क कितना हुआ इंटू नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो. और सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्स मैन ने हर दिन 10 घंटे काम किया टोटल 6 दिन के लिए, और ऑब्वियसली ये मैंने निकाला है यूनिट्स ऑफ वर्क, टोटल कितना काम हुआ, और दोनों सिचुएशन में हम सेम काम की बात कर रहे हैं तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं कि लेट्स फाइंड आउट हमारा आंसर क्या आ रहा है. यू कैन सी यहाँ से टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं और x यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32. सो आई कैन से B इज द राइट आंसर हियर. Now this question says 2 oranges, 3 bananas, 4 apples cost ₹50. तो यहाँ से आपको एक पहली इक्वेशन बनानी है. ये है 2 oranges, oranges के लिए मैंने वो ले लिया, 3 bananas and 4 apples. इन सब की कॉस्ट होगी ₹15. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. Now 3 oranges, 2 bananas and 1 apple cost ₹10. सेकेंड इक्वेशन आ गई है 2 oranges plus 3 oranges plus 2 bananas plus 1 apple and this is ₹10. This is our equation 2. Now this says I bought 3 oranges, 3 bananas and 3 apples. How much did I pay? Now इसने लिया है 3 oranges, 3 bananas and 3 apples और इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है कितनी होगी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है 3 एंड इक्वेशन है सिर्फ 2. सो यू कैन सी कि हम इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं. इसमें एक ट्रिक लगेगी. आप देख सकते हैं कि सारे फ्रूट्स का यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, सबकी क्वांटिटी हमने 3 ली है. तो यहाँ पे इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो मुझे O प्लस B प्लस A की वैल्यू फिगर आउट करनी है एंड देन आई कैन ईजीली फाइंड आउट माई आंसर. तो ये दो इक्वेशन से अगर आप O प्लस B प्लस A की वैल्यू निकाल सकते हैं देन यू हैव गॉट द आंसर. नाउ आप देख सकते हैं कि ऐसे केसेस में जनरली या तो आप दोनों इक्वेशन में कुछ इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी कोफिशिएंट से, ठीक है, ताकि O B A सबके कोफिशिएंट्स सेम हो जाए. लाइक यहाँ पे सबके कोफिशिएंट्स हैं 3, तो हमें या तो इन दोनों इक्वेशन को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें या दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें, राइट. यही 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम कि इक्वेशन 1 को हमने किसी नंबर x से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को हमने किसी y से मल्टीप्लाई किया एंड नंबर्स ऐसे चूज़ करें मल्टीप्लिकेशन के कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो उनके कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे, O, B और A तीनों वेरिएबल्स के. तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे 5, राइट.
और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यही आपको ट्रिक थोड़ी ऑब्जर्व करनी है। सो लेट्स add both the equation, add 1 and 2. So we get 5 oranges plus 5 bananas plus 5 apples equals to 25. And yes, we have got the value of O plus B plus A, and this value O plus B plus A is 5, right? So now we have got the answer. Answer is going to be 3 into 5, 15. So C is the right answer here. Now this question says a water tank has 3 taps. So यहाँ पे एक water tank है और यहाँ पे है 3 taps, A, B and C. Now A fills 4 buckets in 24 minutes. So यहाँ पे A है, 4 buckets fill करती है 24 minutes में, A tap. B tap की बात करते हैं, fills 8 buckets in 1 hour और 60 minutes. और C fill करती है 2 buckets in 20 minutes. Right. If all taps are open together, a full tank is emptied in 2 hours. ठीक है? If a bucket contains 5 liters of water, what is the capacity of tank? तो सबसे पहले तो ये देखो कि 24 minutes में A जो है वो 4 buckets भर देती है, मतलब 24 minutes में वो हर bucket की capacity है 5 लीटर, so 4 buckets की capacity हो जाएगी 20 लीटर। तो 24 minutes में ये 20 लीटर पानी एम्प्टी कर देती है टैंक में से। सिमिलरली 60 मिनट में टैप पी जो है 40 लीटर पानी एम्प्टी कर देगी। सिमिलरली जो हमारी टैप सी है वो 20 मिनट्स में 2 बकेट्स मतलब 10 लीटर पानी लीक कर देगी, राइट। तो मतलब 24 मिनट्स हमने पानी चलता हुआ छोड़ा ए टैप से, तो उसने 20 लीटर्स ख़त्म कर दिए टैंक में से। सिमिलरली इसको 60 मिनट चलता छोड़ा तो इसने 40 लीटर्स टैंक में से माइनस कर दिए। एंड टैप सी ने 20 मिनट्स में 10 लीटर्स माइनस कर दिए। नाउ अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टैप्स अगर हमें सारी एक साथ खोल दी तो जो फुल टैंक था, फुल टैंक भरा हुआ था, उसे खाली होने में कितना लगा? सिर्फ 2 आवर्स 120 मिनट्स। ठीक है, तो ये तीनों टैप्स खुली हैं और सिर्फ 120 मिनट्स में सारा पानी ख़त्म हो गया है। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? हमें देखना है कि 120 मिनट्स में ए ने कितना पानी बहाया, बी ने कितना पानी ख़त्म किया, सी टैप ने कितना पानी ख़त्म किया, और ऐड करके हमारी कैपेसिटी आ जाएगी, राइट। वेरी सिंपल। सो वी कैन से कि 1 मिनट में जो टैप ए है वो कितना पानी ख़त्म करेगी? 24 मिनट्स में 20 लीटर्स कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 20/24। सिमिलरली टैप बी 1 मिनट में कितना पानी ख़त्म करेगी? 40/60। एंड हमारी टैप सी 10/20, राइट। नाउ कैपेसिटी ऑफ टैंक की बात करें तो 120 मिनट्स में टैप ए ख़त्म करेगी 120 इंटू 20/24 लीटर्स पानी, और टैप भी ख़त्म करेगी 120 इंटू 40/60, एंड टैप सी करेगी 120 इंटू 10/20। सो टैप सी ने इतने लीटर पानी ख़त्म किया, टैप बी ने इतने लीटर पानी ख़त्म किया, टैप ए ने इतने लीटर पानी ख़त्म किया, और इन तीनों को ऐड करके हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी, राइट। सो यहाँ से क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालने के लिए लेट्स टेक 120 कॉमन, एंड दिस इज 5/6 प्लस 2/3 प्लस 1/2। नाउ दिस इज 120 इंटू एलसीएम ले लो 6, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3। सो ये कैंसिल आउट हो रहा है। दिस इज गोइंग टू बी 20 इंटू 12, 240 लीटर्स is the capacity of the tank, and B is the correct option here. Thank you everyone for watching this lecture.